हाँ बच्चों, तो पिछली क्लास में हमने क्या है मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट किया था और हमने कहा था जी पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, ये सब हमने देखा। अब देखो पोल स्ट्रेंथ के टर्म्स में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखने जाओगे तो बी को क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर स्क्वायर टाइम्स आर, क्या है ना, वेयर एम एस पोल स्ट्रेंथ। वैसा ही जैसा कि चार्ज के लिए लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर टाइम्स आर कैप। और बात क्या है बेटे कि दो पोल्स से मिलकर के बनता है एक डाइपोल। माइनस एम प्लस एम और लेंथ है इसकी क्या, हाँ ये बात जरूर है कि मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ी सी छोटी होती है। मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ी छोटी होती है और इसको बोलते हैं हम क्या, एक मैग्नेटिक डाइपोल। बेसिकली आपका जो भी बार मैग्नेट होता है ना, बार मैग्नेट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इज m मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ। तो और म्यू को बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और ये जो म्यू नॉट होता है ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। देखो क्योंकि आपका बी क्या होता है, बी होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एम की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर, है ना।
म्यू नॉट मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर को अगर आप एम्पियर मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एम्पियर मीटर से, तो एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो गया, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, और डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यस, क्या ये बात समझ में आती है? ये यूनिट सबकी अपने को याद रखनी है। देखो अभी तक अपन ने 4 क्वांटिटीज हैं जो जिनके बारे में पढ़ा है, उनकी यूनिट्स क्या क्या है। बी की यूनिट मैंने क्या बताई, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एंड विच इज कॉल्ड एज टेस्ला, या इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल देते हैं, है ना। एक और यूनिट होती है बी को मेजर करने की, वो होती है गॉस। 1 गॉस किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, राइट। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ की क्या यूनिट होती है, एम्पियर मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया क्या, म्यू नॉट। म्यू नॉट की क्या यूनिट होती है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और फिर एक हमारे पास है मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू, इसकी यूनिट क्या होती है जी, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। बी को लिखते हैं F/m, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। और एक मोनोपोल जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो होता है μ0/4 इंटू m/r²। और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो m इंटू Lm के बराबर होता है। Lm डिवाइडेड बाई Lg की वैल्यू क्या होती है, 5/6। क्या ये बात समझ में आती है जी? अब देखो, बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपनी एक्सिस पर, बी एट एक्सिस, वो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला बनेगा जैसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बनता है। 2k की जगह लिख देंगे μ0/4 p डिवाइडेड बाय r क्यूब। और b एट इक्वेटोरियल लाइन अगर लिखना है तो वो क्या होगा, -μ0/4 मल्टीप्लाइड बाय म्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। और एक बार मैग्नेट की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, मान लो यहाँ -m है यहाँ पर,
प्लस एम, तो सर एक बार लास्ट पेज दिखाइए। क्या बोल रहे हैं बेटे? लास्ट पिछला वाला पेज। हाँ बेटे, ऐसी फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक। हाँ सर हो। ओके, देखो इसके अंदर क्या होता है बेटे, फील्ड लाइंस पूरा क्लोज लूप बना रही होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ कंप्लीट क्लोज लूप। अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पूरा क्लोज्ड लूप बनाती, मतलब ये बार मैग्नेट के अंदर से भी जा रही है। क्या ये बात समझ में आती है जी? हाँ अब देखो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल पे भी टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल कितना होगा जी? इट विल बी m क्रॉस p, या मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क को क्या लिख देंगे, m b sin थीटा, है ना। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी सच दैट वेक्टर m becomes parallel to वेक्टर। तो जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप एक डाइपोल को लेकर के ऑसिलेट भी करा सकते हो। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, ध्यान दो कि फॉर अ बार मैग्नेट,
magnetic moment per unit volume remains constant even when it is cut into many pieces. Even when it is cut into many pieces. For a bar magnet, magnetic moment per unit volume remains constant even when it is cut into many pieces. तो कहने का मतलब क्या है? मान लो आपसे कहा जाए कि a bar magnet performs SHM of time period T in a region of uniform magnetic field about an axis passing through the center of the bar magnet and perpendicular to its length. And perpendicular to its length. मतलब इस तरह से उसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रोटेशनल मोशन करवा रहे हैं, थीटा से रोटेट करता है। लास्ट पेज देखना है, लास्ट पेज देख लो। डन सर। हो गया जी। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, if the magnet is cut into two pieces of equal lengths,
and each piece is made to oscillate about its perpendicular bisector. Then find the time period of oscillation of each piece. Find the time period of oscillation of each piece. Find the time period of oscillation of each piece. ओरिजिनल बार मैग्नेट के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड टी था, तो एक हर एक पीस जो बना है इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा? देखो जी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को, एंगुलर एसएचएम को क्या 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी ऐसा लिख सकते हैं? आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड सी इज टॉर्शनल कांस्टेंट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो देखो ml स्क्वायर बाई 12 होता ही है एक रॉड का, और c को क्या लिखेंगे? टॉर्क जो लगता है वो लगता है एम बी साइन थीटा, स्मॉल थीटा के लिए टॉर्क को थीटा लिख सकते हो, तो m इंटू बी ये आपका टॉर्शनल कांस्टेंट हो जाएगा, वेयर कैपिटल M इज मैग्नेटिक मोमेंट, इसको म्यू भी लिख सकते थे. अब देखो बदलाव क्या क्या हुए हैं. हमने बार मैग्नेट को आधा कट कर दिया तो मास m की जगह m/2 हो गया, लेंथ जो है वो l की जगह l/2 हो गई, और मैग्नेटिक मोमेंट भी म्यू की जगह μ/2 हो गया. तो क्या हो जाएगा?
तो क्या हम बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो T/2 हो जाएगा? टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? T/2। क्या ये बात समझ में आती है जी? और देखो एक सवाल ऐसा भी बनता था क्या कि हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है T। इस बार मैग्नेट को हमने क्या किया, 3 टुकड़ों में डिवाइड किया। और उसको क्या कराया, अभी ऑसिलेट करवा रहे हैं। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? ये पता कर सकते हो क्या जी बच्चों? क्या आया जी? एक बच्चे का आया है T/3, एक का आया है T/√3। हाँ भाई, बाकी लोग भी बताओ जल्दी जल्दी क्या क्या आया आंसर।
देखिए कैसे करेंगे, कंसेप्ट क्या है, टाइम पीरियड को लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी। अब देखो बेटे, जहां तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात है वो ml स्क्वायर बाय 12 होता है। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो कि मास में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेंथ 1/3 हो गई है, तो उसकी वजह से क्या है, टाइम पीरियड जो है वो आई की जगह आ गया है कितना, I/9। और मैग्नेटिक मोमेंट की जहां तक बात है, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम ही रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट पे कोई फर्क पड़ा है क्या बच्चों, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम तो सेम ही है ना, तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो म्यू इंटू बी ऐसा ही इसको रहने दें। तो सीधी सी बात है कि टाइम पीरियड की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी बच्चों, टी डिवाइडेड बाई, ऐसा टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। सर हम्म, सर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं होगा कुछ? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं होगा ना बेटे, क्योंकि क्या है, टोटल वॉल्यूम तो सेम ही रहा है ना। हाँ सर, पर सर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू m इंटू एल लिखते हैं ना हम, हम्म, तो सर एल तो L/3 हो जा रहा है ना। तो पोल स्ट्रेंथ भी तो चेंज हो गई ना। हाँ सर, समझा सर। भाई देखो, एक्चुअल में आप ऐसे सोचो, मैग्नेटिक मोमेंट भी ना एक तरीके से इट इज लाइक मास ऑफ द बॉडी, समझ रहे हैं आप। जैसे मास को कैसे अपन ने चेंज नहीं किया, यहाँ पे चेंज किया क्या मास को, नहीं सर। मास को चेंज नहीं किया, तो इसलिए क्या हो रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज नहीं हो रहा। आप पता है मैग्नेटिक मोमेंट को हमेशा वॉल्यूम से लिंक करके देखा करो इस तरह के क्वेश्चंस में। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट का, मान लो मैंने एरिया कम कर दिया, लेंथ कम कर दी, है ना, तो आपसे पूछा जाए कि अब इसका मास क्या हो गया, तो आप कैसे चेक करते हो, आप यही सोचते हो कि यार डेंसिटी तो सेम रही है, तो वॉल्यूम जितने फैक्टर से कम हो गया, मास भी उतने ही फैक्टर से कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम हाफ हो गई तो मास भी हाफ हो गया, वॉल्यूम 1/3 हो गई तो मास भी 1/3 हो गया। उसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट भी चेक करना है, जितने फैक्टर से, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने मैग्नेटिक मोमेंट को हाफ कर दिया था, उसमें उसमें जो मेरी थॉट थी वो क्या था, कि क्योंकि वॉल्यूम आधा हो गया, लेंथ से मतलब नहीं है अपने को, समझ रहे हैं। हाँ वो बात अलग है कि वॉल्यूम आधा क्यों हुआ, क्योंकि लेंथ आधा हुआ,
बट द प्राइमरी थिंग इज वॉल्यूम आधा हो गया। अगर मान लो ऐसा होता कि मैं जैसे ये बार मैग्नेट है, इसको उसकी लेंथ के अलोंग कट कर देता, है ना, समझ रहे हो? हाँ सर। ऐसे, तो उस केस में भी क्या होता, मैग्नेटिक मोमेंट को मैं हाफ ही लिखता बेटा। उस केस में भी मैग्नेटिक मोमेंट को अपन क्या करते, हाफ ही लिखते। लेट्स से मैं इसको क्या किया, ऐसे काट देता मान लो, तो ये दो पतले पतले टुकड़ों में डिवाइड हो गया। तभी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है इनका, आधा आधा ही होता। समझ रहे हो? यहाँ पे तो लेंथ चेंज नहीं हुई, यहाँ पे तो लेंथ एल की एल ही है, तब भी मैग्नेटिक मोमेंट आधा क्यों हो गया भाई? क्योंकि एक्चुअल में क्या है बेटे, ये पूरी की पूरी बल्क की प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से जनरेट होता है, हालांकि जब शुरू में लोगों ने इस तरह की थ्योरी दी तब उनको आइडिया नहीं था, लेकिन आगे जाते जाते आइडिया लगा जब एटम्स की खोज हुई कि यार एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और बेसिकली एक रिवॉल्विंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक सोर्स होता है, मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक सोर्स होता है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, वो एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं कर पा रहे। तो अपन वो पढ़ते हैं ना कि आउटर शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो क्या है, वो एक तरीके से पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है ना। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो पाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं कर पाते, तो ओवरऑल दिस सब्सटेंस का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाता है। हाँ सर। तो जैसे जो अपन एक्चुअल में क्या होता है कि अपन ऐसे लिख देते हैं कि यार लेफ्ट में माइनस एम है, राइट में प्लस एम है, या किसी भी एक एंड पे माइनस एम है, दूसरे एंड पे प्लस एम है, तो वो तो एक तरह का इक्विवेलेंट इफेक्ट है, फाइनल इफेक्ट है, ओवरऑल इफेक्ट है ना। उसका ये मतलब नहीं है कि जैसे मान लो कि क्या है, एक बार मैग्नेट है, इधर माइनस एम है, इधर प्लस एम है, अब आपने इसको कट कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वापस माइनस एम और प्लस एम क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये वन थर्ड हो जाएगा, ये समझ में आ गया ना बच्चों? मास चेंज नहीं हुआ, लेंथ वन थर्ड हो गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 1/9 कर दिया। और मैग्नेटिक मोमेंट को मैंने किससे देखा, वॉल्यूम से देखा, वॉल्यूम अभी भी सेम है, तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट ओवरऑल मटेरियल इस पूरे ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा। तो टाइम पीरियड जो है वो T/3 के बराबर आ जाएगा। हाँ।
सही बात है। और देखो, और इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मान लो हमसे कहा जाए कि 2 बार मैग्नेट्स हैं, दो बार मैग्नेट्स है ना, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया हुआ है 2 बार मैग्नेट्स each having a magnetic moment of 2 ampere meter square are placed as shown in figure. इनके बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं हम है 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस. Find strength of magnetic field at the midpoint of the line joining them. At the midpoint of line joining these dipoles.
क्या आएगा जी? देखो, जो मिड पॉइंट है वो बेसिकली एक डाइपोल के लिए तो इक्वेटोरियल वाला पॉइंट है, एक के लिए एक्सिस वाला पॉइंट। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट लेफ्ट की तरफ। अब आप मिड पॉइंट पे पहुंच गए, तो ये वाला जो डाइपोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जनरेट करे, और ये वाला जो डाइपोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ ही जनरेट करे। तो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू अगेन मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई आर क्यूब, 2 kp/r³ और माइनस kp/r। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 4 पाई। म्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर या आधा आधा मीटर हो जाएगी, तो 1/2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या ये 8 इंटू 10⁻⁻7 ऐसा आ जाएगा, और उसी तरह से ये आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻7। तो इनका रिजल्टेंट क्या इस डायरेक्शन में आ जाएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा √8 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 10⁻⁻। वो नीचे क्यूब है ना 1/2 का। 1/2 का क्यूब है, ओके, यस यस। तो 1/2 का क्यूब यहाँ भी आएगा क्या जी? 1/2 का क्यूब, तो ये एक यहाँ इधर 16 आएगा और इधर कितना आएगा जी? 30, है ना? तो ये आएगा, इधर कितना आएगा? 16, इधर आएगा कितना? 30। तो 10⁻⁻7 16 स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, तो 16√5 ऐसा लिख सकते हैं। 16√5। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? तो ये बेसिकली क्या है जी? मैग्नेटिक डाइपोल की एक क्लासिकल थ्योरी है, जिसके जिस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली बनते ही, है ना? लेकिन क्या हुआ? अ साइंटिस्ट नेम ऑरस्टेड ने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया? कि अ करंट कैरिंग वायर
experiences force when placed in magnetic field। यार करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता, तो उन्होंने इस डायरेक्शन में सोचना चालू किया कि अच्छा करंट कैरिंग वायर फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो इसका मतलब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। तो उन्होंने जब दो करंट कैरिंग वायर्स को साथ साथ में रखा तो दे फाउंड दैट दीज वायर्स वर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ये वायर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं जी, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है जी? तो उन्होंने क्या कहा, वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट कैरिंग वायर में होता क्या है, करंट कैरिंग वायर में मूविंग चार्जेस होते हैं। इसका मतलब मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक कितना प्रोड्यूस करता है जी, मूविंग चार्ज। तो एक क्यू चार्ज है, v स्पीड से मूव कर रहा है, तो r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू वी साइन थीटा बाई r स्क्वायर। या इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस r divided by r cube। Direction of b will be same as velocity and position vector का cross product if q is positive, and direction of b is opposite to v cross r if q is negative। Direction of b will be same as v cross r if q is positive, and direction of b is opposite to v cross r if q is negative। ये r वेक्टर, तो v क्रॉस r, जैसे इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं, ये मानते हुए कि ये चार्ज पॉजिटिव है, तो b की डायरेक्शन इनटू द प्लेन आएगी, है ना। मान लीजिए हमसे कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर उसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की लाइन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे
उन सब पॉइंट्स पर b की वैल्यू 0 रहे। यहाँ b 0 नहीं रहेगा, इधर b 0 नहीं रहेगा। r वेक्टर बनाओ आप, जो चार्ज की इंस्टेंटेनियस पोजीशन है उसके रेस्पेक्ट में r वेक्टर बनाओ और v क्रॉस r करो। तो v क्रॉस r इस केस में किधर आ रहा है, ऊपर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। और इधर वाले पॉइंट की बात करें तो इसके लिए r वेक्टर ऐसा होगा। तो v क्रॉस r यहाँ पे क्या रहेगा, अंदर। तो b की डायरेक्शन क्या होगी जी, क्या ये बात समझ में आती? मान लो हमसे कहा जाए कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसका चार्ज है q और वो v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल में घूम रहा। तो b एट सेंटर क्या होगा? फाइंड b एट सेंटर। क्या होगा जी, और किस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा? तो देखिए, चार्ज इस समय पर यहाँ इस पोजीशन पे है। चार्ज के रेस्पेक्ट में सेंटर का आप पोजीशन वेक्टर बना दो। ये पोजीशन वेक्टर हो गया। v क्रॉस r करिए, तो v क्रॉस r करते हैं तो किधर आ रहा है बेटे, ऊपर की तरफ, यानी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो b एट सेंटर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू क्यू वी साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई
इंटू क्यू वी बाई आर। अगर मान लो चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, इधर आ जाएगा, वेलोसिटी इस तरफ है, तो पार्टिकल के रेस्पेक्ट में पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऐसा होगा। v क्रॉस r करेंगे तो क्या आएगा, अगेन ऊपर की तरफ आएगा। तो चाहे पार्टिकल कहीं भी हो, एज लॉन्ग एज वो सेम सेंस में रोटेट कर रहा है, तो वो b की डायरेक्शन सेंटर पे कांस्टेंट बनी रहेगी और b का मैग्नीट्यूड भी सेंटर पे कांस्टेंट बना रहे। इन डायरेक्शन coming out of the plane of the pole. क्या ये बात समझ में आती है जी? अगर मान लो ऐसा हो जाए बेटे कि क्या हो, आपको कहा जाए कि एक रॉड है 12 लेंथ की है और उस पूरी रॉड पे तो कोई चार्ज नहीं है, बस उसके एंड पॉइंट्स पे क्या है, चार्ज है। मान लीजिए एक चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज, और ये रॉड क्या है, अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हमें क्या करना है, रॉड के सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी। तो कैसे पता करेंगे जी? सर एक बार पिछला वाला पेज दिखा दीजिए। हाँ बेटा, हाँ सर। हो गया। हाँ सर। देखो अभी क्या है, देखो ये रॉड इस तरह से रोटेट हो रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो राइट वाला जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी इनटू द प्लेन है और लेफ्ट वाले चार्ज की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है, राइट। तो अगर मैं लेफ्ट वाले चार्ज की वजह से पहले देखूं, पोजीशन वेक्टर ऐसा है, वेलोसिटी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है, तो v क्रॉस r जब मैं करूंगा, तो v क्रॉस r करूंगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ऐसी आएगी, क्या करके देखो तो बच्चों। हाँ सर। एक अपना जो राइट हैंड है उसको ऐसे ऊपर रख लो क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, और v से r की तरफ रोटेट करो, तो वो जो थंब है आपका वो इसी प्लेन में r वेक्टर के परपेंडिकुलर आ जाएगा। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मान के देख रहे हैं तो v क्रॉस r की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। जो राइट वाला चार्ज है उसकी वेलोसिटी इनटू द प्लेन है, तो उसके लिए आप अंदर से ऐसे घुमाओगे तो r v क्रॉस r जो है वो कुछ ऐसी डायरेक्शन में आ जाएगा। हाँ तो v क्रॉस r जो है वो इस तरह की डायरेक्शन में आ जाएगा। अब ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फिर से थीटा आएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है।
तो ये पूरा 180, तो ये एंगल भी कितना आएगा इधर से थीटा। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, एक की वजह से बी है तो बी रिजल्टेंट हो जाएगा कितना बेटे, 2b cos थीटा। एक की वजह से कैसे लिखना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल। तो वेलोसिटी वेक्टर तो बाहर है, आर वेक्टर इसी प्लेन में, तो वो एंगल 90 डिग्री हो गया, साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब जैसे यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस हाइपोटेनियस, तो उसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई क्यू वी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/, ऐसा भी रिजल्टेंट की वैल्यू इतनी। क्या ये बात समझ में आती है? बोलिए बच्चों, कोई डाउट? नहीं। v को आप ओमेगा एल लिख सकते हो अभी, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/। v को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल। अब देखो, इसके बाद हमें बात करनी है किसकी, बायोट-सावर्ट्स। बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या बताता है, P ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। एक वायर है, उसमें I करंट फ्लो हो रहा है, उसका एक छोटा सा सेगमेंट हमने कंसिडर किया जिसकी लेंथ क्या है, dl। तो इसकी वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मान लेते हैं जी के एंगल बन रहा है कितना, थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई